हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 60 है वो एज यूजुअल डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर ही है, जहां पर आज की क्लास में हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से हम अमाउंट पे कर सकते हैं डिजीज पार्टनर यानी डाइड पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स को। ठीक है, बट उसके लिए हमें पहले बेटा कुछ अपने कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने होंगे, जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट के अंदर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते हैं, उनका हम किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाउएवर बेटा, जो रिवोल्यूशन अकाउंट है या जो बैलेंस शीट के अंदर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस होते हैं, उनका ट्रीटमेंट बेटा सेम ही है जैसे हमने चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ा, सेम यहाँ पर भी वैसे ही है। पर मैं चाहता हूँ बेटा कि आपके कंसेप्ट कहीं भी लैग ना रहे। अगर कोई बच्चा भूल चुका है तो वो आज की क्लास को पढ़कर दोबारा से अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकता है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता बेटा कि बोर्ड एग्जाम्स में आपका एक मार्क्स भी कम आए। ठीक है, तो इसलिए मैं आज बेटा आपको बोलते हैं ना कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट लॉसेस का कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं वो देखेंगे, और फिर उसी के साथ हम जाएंगे कि किस तरीके से हम अमाउंट पे कर सकते हैं अपने एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिजीज पार्टनर को। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन, अगर मैं बात करूँ रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड, तो रिवोल्यूशन अकाउंट बेटा ना हम ऑलरेडी अपने प्रायर जो चैप्टर्स हम पढ़ के आए हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, वहाँ पे ऑलरेडी हमें ये क्लियर है, बस टचअप के लिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। अगर हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी में किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है और वो चेंज पार्टनरशिप फर्म को या तो एक्सपेंस प्रोवाइड करता है या इनकम, तो उस एक्सपेंस और इनकम को जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी के चेंज होने की वजह से हो रहा है, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एसेट्स के लिए तो बेटा रिवोल्यूशन वर्ड यूज होता है, बट लाइबिलिटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीअसेस। ठीक है ना, तो रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी अगर हम करते हैं, उसकी वजह से कोई एक्सपेंस इनकम हमें होता है, तो वो हम बेटा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट में। ठीक है, तो हमने देखो जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था तो हमने देखा था कि डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है रिवोल्यूशन की, और क्रेडिट साइड इनकम की होती है ना। अगर आपके एसेट्स बढ़ते हैं तो बेटा हमें फायदा होता है, एसेट्स की वैल्यू अगर मार्केट में चेंज होती है और वो बढ़ती है तो हमें फायदा होता है। किसे अच्छा नहीं लगेगा बेटा एसेट की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो फायदा होता है, तो क्रेडिट साइड में आता है। अगर हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है बेटा, ड्यू टू द एनी रीजंस, लाइक हमने लाइबिलिटीज को ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा था, आज बेटा जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, लाइक आज पार्टनर की डेथ हो रही है, तो हमें पता चल रहा है कि यार हमने कुछ लाइबिलिटीज को ना ज्यादा शो कर रखा था, अब हमें उसे कम करना चाहिए। तो अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है बाय एनी मीन्स किसी भी वजह से, तो ऐसे में बेटा हम रिवोल्यूशन अकाउंट में उसे अपनी इनकम दिखाते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी कम होने से तो फायदा होता है। और मान लो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई ऐसा एसेट जो हमने पहले रिकॉर्ड कर देना चाहिए था बट हमने रिकॉर्ड नहीं करा, हम उसे कर नहीं पाए, या तो अकाउंटेंट की गलती की वजह से, या कुछ भी हो सकता है कि मान लो कि एसेट हम रिकॉर्ड ना कर पाए हो। आज रिकॉन्स्टिट्यूशन में बेटा हमें पता चल रहा है, जब पार्टनर डाइड हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि बेटा एक एसेट था जो हमारे पास था, हम उसे यूज भी कर रहे थे, बट स्टिल वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है। तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास एक एसेट आएगा, हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे, तो हम उस अनरिकॉर्डेड एसेट को अपना इनकम दिखाएंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? और अगर हम अपोजिट कर देना बेटा, अपोजिट, लाइक हमारे एसेट्स अगर बढ़ नहीं रहे, हमारे एसेट्स अगर डिक्रीज होते हैं, तो एसेट घटने पे ना बेटा हमें नुकसान होता है। ठीक है, अगर लाइबिलिटी हमारी घट नहीं रही, लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी के बढ़ने से हमें क्या होता है बेटा? नुकसान होता है। मान लो हमने अपनी लाइबिलिटीज को पहले कम वैल्यू पे दिखा रखा था, आज जब पार्टनर डाइड हुआ तो पता चला बेटा कि हमने कुछ लाइबिलिटीज को कम वैल्यू से दिखाया है, तो हमें उन्हें ठीक करना है, अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ाना है। अगर हम अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ाएंगे तो बेटा हमें क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, और यह डेबिट साइड में आएगा। और वहीं बेटा अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं, हमें कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पाई जा रही है, ऐसी लाइबिलिटी जो हमने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं करी थी, बट आज जब पार्टनर डाइड हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि एक लाइबिलिटी ऐसी भी है जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए। आज बेटा हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और ऐसे में हमें एक्सपेंस होगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। जब बेटा आप अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटी के होने वाले चेंजेस जो भी क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, जब आप उन्हें रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड पुट आउट कर दोगे, तो फिर आपको कंपेयर करना है कि आपकी इनकम साइड बढ़ी है कि आपकी एक्सपेंस साइड बढ़ी है।
अगर आपकी इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंस साइड छोटी है तो डेबिट साइड में आपका प्रॉफिट आएगा और वो प्रॉफिट आप सारे पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। लाइक अगर मान लीजिए मेरे पास 2 पार्टनर है ए और बी, तो मैं दोनों के बीच में ये प्रॉफिट बाँट दूँगा। बोलो बात समझ में आ गई? वैसे तो बेटा हमें यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि हमें तो यहाँ पर डाइट पार्टनर्स का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएँगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो सारे पार्टनर्स के बीच में हम बाँट देंगे, ठीक है? हालाँकि हमारा मेन कंसर्न पॉइंट कौन होगा? डाइट पार्टनर, ठीक है? फिर इसके बाद अगर मान लो एक्सपेंस साइड बड़ी है और इनकम साइड छोटी है तो ऐसे में बेटा आपका लॉस आएगा और वो लॉस फिर आप किसके बीच में बांट देंगे? अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे और यहाँ पर आपका रिवोल्यूशन अकाउंट खत्म होता है, बोथ साइड ये टैली हो जाएगा, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस। ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट आपको इस तरीके से बनाना है। तो आप एक बार रिवोल्यूशन अकाउंट का मीनिंग देख लेना, ऑलरेडी मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ तो आप देख लेना, मैं इसको दोबारा रिवाइज नहीं कर रहा। नोट में ये लिखा था कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट और कोई अनरिकॉर्डेड एक्सटर्नल लाइब्रेरी अगर आपको यहाँ पर दिखाई देती है तो आपको उसे भी रिकॉर्ड करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज होते हैं, तो उनका हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? देखो बेटा बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं। एक पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, एक जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर। टोटल मिला के 4 प्रॉफिट होते हैं जो हमें बैलेंस शीट में दिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे दिखाई दें, बट आपको पता होना चाहिए कि 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं। सिमिलरली ये बेटा हम प्रायर चैप्टर्स में पढ़कर आ चुके हैं। हमारे पास बेटा जो ऊपर के 2 प्रॉफिट्स होते हैं पीएनएल और जनरल रिजर्व, ये फ्री प्रॉफिट्स होते हैं। और बेटा देखा जाए प्रॉफिट्स चाहे फ्री हो चाहे रिस्ट्रिक्टेड हो, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड आईएफआर, तो मेरे बच्चे देखो प्रॉफिट्स अगर बिजनेस ने अपने पास बचा के रखे हुए हैं तो प्रैक्टिकली ना ये प्रॉफिट बिजनेस के नहीं होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के नहीं होते, ये प्रॉफिट ना पार्टनर्स के होते हैं। दरअसल ये प्रॉफिट पार्टनर को मिल जाना चाहिए था, बट फर्म को लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ करनी पड़ सकती है, अनसर्टेन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए बिजनेस क्या करती है? अपने पास कुछ प्रॉफिट बचा के रखती है, जिसमें से 2 प्रॉफिट तो फ्री प्रॉफिट्स होते हैं और जो 2 बचे हुए प्रॉफिट्स होते हैं लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे शॉर्ट में हम डब्ल्यूसीआर और आईएफआर भी कहते हैं। तो ये ना बिजनेस की लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये प्रॉफिट बिजनेस का नहीं था, ये प्रॉफिट पार्टनर को मिल जाना चाहिए था, ओनर्स को मिल जाना चाहिए था, पर बिजनेस ने अपने पास ही रखा हुआ है। हालांकि बिजनेस का इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, बट रखा तो बिजनेस ने अपने पास ही है, इसलिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। आज बेटा जब पार्टनर डाइड हो रहा है, आज जब पार्टनर डाइड हो रहा है तो हम इस प्रॉफिट को क्या करते हैं? पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। हालांकि हमारा मेन कंसर्न बेटा डाइट पार्टनर का ही होगा, हमें डाइट पार्टनर का ही अकाउंट बनाना है इस चैप्टर में, तो हम डाइट पार्टनर का ही जो प्रॉफिट है यहाँ पर से कैलकुलेट करेंगे, बट स्टिल हम एक ओवरऑल ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे पास ये जो फ्री प्रॉफिट्स हैं पीएनएल और जनरल रिजर्व, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अच्छा, लायबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं बेटा? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अगर आज बेटा बिजनेस ये प्रॉफिट्स अपने पार्टनर्स के बीच में बांट रही है तो वो अपनी लायबिलिटीज को क्या कर देगी? कम कर देगी, और जब लायबिलिटीज कम होती है तो डेबिट होता है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये प्रॉफिट हम किनको दे देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और ऑब्वियसली बात है पार्टनर्स का कैपिटल, कैपिटल तो होती ही क्या है बेटा? बिजनेस के लिए लायबिलिटी। तो कैपिटल अगर आप पार्टनर्स की बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी और बिजनेस उसको क्रेडिट करेगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? जो भी अमाउंट होगा दोनों को टोटल करेंगे और पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड आईएफआर की, और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा ध्यान दे लोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। जो बच्चे मेरी रेगुलर लेक्चर्स देखते रहते हैं उनको तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सारी बातें पता है, बट स्टिल टचअप के लिए कि बस आपके कंसेप्ट लैग ना हो, आप भूलो ना, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा देखो एक ऐसा प्रॉफिट होता है या एक ऐसा रिजर्व होता है जो बिजनेस ने कुछ स्पेसिफिक रीजन की वजह से क्रिएट करा है ना? देखो बिजनेस को ऐसा लगता है कि वर्कमैन कंपनसेशन हम वर्कर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। वर्कर बेटा हमारे बिजनेस में काम करता है, पार्टनरशिप फर्म में काम करता है। ऐसा हो सकता है कि कोई वर्कर और एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो काम करते करते बेटा उसको कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में ना बेटा हमें अपने वर्कर्स को कंपनसेशन देना होता है, और जब हम वर्कर को कंपनसेशन देते हैं तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म पे ना बेटा फाइनेंशियल बर्डन आता है, ठीक है ना? तो उस फाइनेंशियल बर्डन से बचने के लिए हमारा पार्टनरशिप फर्म क्या बना देता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना देता है। तो बेटा अगर मान लो पार्टनर डाइड हो रहा है तो हमें ये देखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है क्या उसके ऊपर कोई क्लेम तो नहीं आ रहा। क्लेम की जानकारी बेटा आपको ना क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में दे देंगे, लाइक आपको बैलेंस शीट वगैरह बना के देंगे तो उसके एडजस्टमेंट में आपको बता देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है, लेट बी सपोज अगर हम मानते हैं कि कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है, तो करना क्या है कि जो भी ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नेचर का जो ये प्रॉफिट है
जिसको हमने स्पेसिफिक रीजन से बनाया, पर हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो कोई क्लेम तो आया नहीं। तो हम क्या करेंगे, बिजनेस क्या करेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी को खत्म करेगी, डेबिट करेगी, और ये प्रॉफिट किसको दे देगी, डायरेक्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सारा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। अगर मान लो वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 रुपए का है, तो 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सारे पार्टनर्स जो भी हैं, ए बी सी, जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। हालांकि हमारा कंसेंसिव डाइट पार्टनर से होगा, बट क्योंकि अभी हम यहाँ कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए ध्यान रखना, प्रॉफिट तो सभी के बीच में बढ़ता है, बट हमारा मेन कंसर्न डाइट पार्टनर ही रहेगा, ठीक है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया फिलहाल मैंने, ठीक है। अगर मान लो कि ये तो हो गया कि अगर मान लो कोई क्लेम नहीं आता, अगर कोई क्लेम नहीं आता तो जितना भी रिजर्व होगा वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अगर मान लो कि क्वेश्चन ने बोला क्लेम आया है, तो फिर क्या होगा, तो अगर क्लेम आया है तो ऐसे में मेरे बच्चे सिनारियो ये हो जाएगा कि वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 से है, तो बिजनेस अपनी लायबिलिटी 10,000 रुपए से कम करेगी क्योंकि वो प्रॉफिट को बांट रही है। पर बांटने से पहले ना बेटा, बांटने से पहले बिजनेस क्या करेगी, ये देखिएगी कोई क्लेम तो नहीं आया। अगर पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि क्लेम आया है, तो उस क्लेम को वो लाइबिलिटीज दिखाएंगे, कहेंगे ये हमें पे करना है। देखो क्लेम ना इमीडिएटली पे नहीं किया जाता बेटा, थोड़ा टाइम लगता है, 1 2 3 महीने का, तो तब तक हम इसको अपनी लाइबिलिटी दिखाते हैं। तो इसलिए बेटा ये क्लेम हमारे लिए लाइबिलिटी है, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। पर देखो जो ये लाइबिलिटी निकल कर आई ना 6,000 की, ये हमारा नुकसान है, देखा जाए तो ये नुकसान है क्योंकि हमने अपने वर्कआउट को पे करना होगा कंपनसेशन। पर ये जो नुकसान है ना 6,000 का, ये किसने झेल लिया, हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ने झेल लिया, इसलिए तो बनाया था ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और अब आप मुझे बताओ कि अगर 10,000 में से 6,000 क्लेम में चले जाएंगे, तो बताओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना बच रहा है, 4,000। वो किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, द आंसर इज यस। इतना सिंपल है, ये आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। अच्छा, पर अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि क्लेम आपका ज्यादा आ जाए, लाइक आपका क्लेम आ गया 12,000 रुपए का, तब तो ऐसे सिनारियो में ना बेटा, आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो डेबिट करेंगे क्योंकि आप प्रॉफिट बांट रहे हो अपने पार्टनर्स के बीच में, या बांटने जा रहे हो प्रॉफिट अपने पार्टनर्स के बीच में। तो बिजनेस अपनी लायबिलिटी ना 10,000 रुपए से कम करेगी, 10,000 से। पर बांटने से पहले चेक करेगी कि कोई क्लेम तो नहीं आया। अब देखो क्लेम आया तो क्लेम को लायबिलिटी दिखाया जाएगा क्योंकि ये पे करना है, और लायबिलिटी के आने से नुकसान होता है। तो 12,000 का जो ये नुकसान आ रहा है लायबिलिटी के बढ़ने से, इस नुकसान को किसने झेला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ने। बोलो झेला ना, हाँ सर झेला। पर देखो ये सिर्फ झेल कितना पा रहा है, 10,000 झेल पा रहा है क्योंकि हमने रिजर्व बनाया ही 10,000 रुपए है। तो जो ओवर लॉस हो रहा है ना, जो 2,000 रुपए का नुकसान आ रहा है, जो 2,000 में डेबिट बैलेंस आ रहा है, पता है उसका क्या होगा, वो कौन झेलेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आपको बात समझ में आती है। अब देखो एक बात सोचो, खुद ही सोचो कि अगर मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बनाता, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बनाता और ये क्लेम आता, तो क्लेम को मैं लाइबिलिटी दिखाता, कितनी की आई थी ये लाइबिलिटी, 12,000 की ना। तो 12,000 की मैं लाइबिलिटी दिखाता, पर क्योंकि कोई रिजर्व है नहीं, तो फिर बताओ ये जो लाइबिलिटी आई है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कह सकते हैं, ये नुकसान कौन झेलेगा, इसके होने से नुकसान जो होता वो कौन झेलता, रिवैल्यूएशन झेलता। कितना झेलता, सारा का सारा झेलता। कितना झेलता, 12,000 झेलता। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में, अभी बताया था ना मैंने आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो यहाँ दिखाता फिर 12,000 से। पर क्योंकि हमारे पास रिजर्व था कितना, 10,000, और क्लेम की लायबिलिटी कितनी आई है, 12। तो हमारा जो क्लेम से होने वाला नुकसान है 12,000 का, उसे 10,000 जो राइट ऑफ कर लिया वो किसने कर लिया, रिजर्व ने कर लिया। 10,000 का नुकसान रिजर्व ने झेल लिया। पर 2,000 ना ओवर हो गया बेटा अभी भी, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर है ना। पर तब पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, तब पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना, तब पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको अच्छे से रखनी है। एंड सेम कंसेप्ट आईएफआर में भी ऐसी होता है। मान लो आपने आईएफआर बनाया है 20,000 रुपए का, ठीक है। तो आईएफआर तभी बनता है बेटा जब हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट होता है। अब मान लो कि इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमें, और इन्वेस्टमेंट के 2 मिनट में मानता हूँ बेटा कि लेट बी सपोज कि कोई भी मार्केट वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें बस ये बताया गया है कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 1 लाख के, और कोई चेंजेस नहीं हो रहे इन्वेस्टमेंट में, लेट बी सपोज कोई चेंजेस नहीं हो रहे, इन्वेस्टमेंट जो पहले था अभी भी वही है। तो इसका मतलब है कि जब हमारा पार्टनर डाइड हो रहा है, तो इट मीन जो आईएफआर हमने बनाया ना, अब इसको कोई यूज नहीं है, क्योंकि आईएफआर का नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये बनाया किसके लिए जाता है बेटा, ये बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशन के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्यूचर में डाउन होती है
और इन्वेस्टमेंट के डाउन होने से अगर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान बेटा कौन झेलता है? आईएफआर। ये इस पर्पस के लिए बनाया जाता है। पर मान लीजिए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो फिर इस आईएफआर का कोई मतलब ही नहीं बना, फिर इसमें तो कोई लॉस ही नहीं आया। तो हम क्या करते हैं फिर, ये जो आईएफआर होता है, मान लो ये 20,000 का है लेट सपोज, तो हम इसे फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट था ये बचाया हुआ प्रॉफिट, इसका एक स्पेसिफिक रीजन था, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर एक स्पेसिफाइड रिजर्व होते हैं क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक रीजन होता है बनाने का। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ऊपर के दो प्रॉफिट फ्री होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आईएफआर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने बता दिया। आईएफआर बेटा मैं बता रहा हूँ अभी आपको प्रोसेस में। ठीक है, तो आईएफआर मान लीजिए 20,000 का है और इसमें किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट में नुकसान नहीं आया, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वही है, कंटिन्यू चल रही है, कोई चेंज नहीं आया। तो बिजनेस क्या करेगी, इस आईएफआर को, जो इनका बचाया हुआ रिजर्व है, जो इनके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये प्रॉफिट बिजनेस का तो था नहीं, पार्टनर का ही है, बट बिजनेस ने अपने पास रखा हुआ है तो बिजनेस की लायबिलिटी है। तो आज बिजनेस ने ये आईएफआर ना रिड्यूस करेगी, कहेगी इस आईएफआर का कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी पर्पस नहीं हुआ, आज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो आज हम इस आईएफआर को, क्योंकि आज पार्टनर की डेथ हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एबीसी लाइक पार्टनर है, सी डाइड हो गया, तो अब आगे जाके एग्रीमेंट ए और बी के बीच में होंगे, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो आज जिस दिन पार्टनर की डेथ हो रही है बेटा, तो ये आईएफआर नाम की लायबिलिटी बिजनेस रिड्यूस कर देगी, कहीं कि हम इस रिजर्व को अपने पार्टनर के बीच में बांट रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं हुआ, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारा आईएफआर, मान लो 20,000 का आईएफआर है, बिजनेस अपनी लायबिलिटी को कम करेगी और ये सारा आईएफआर किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर, ए बी सी, जो भी पार्टनर है उनके बीच में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। ठीक है, बट अब हम एक दूसरा सिनारियो लेते हैं। लेट इट सपोज कि हमारे पास आईएफआर है 20,000 रुपीज का, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है बेटा 1 लाख रुपए का, मतलब मार्केट में जब हमने इन्वेस्टमेंट करी है तो 1 लाख रुपीज की करी है, बट राइट नाउ आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 90,000। तो ये जो बैलेंस शीट में वैल्यू होती है ना, इसे बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू, बुक फिगर, और ये जो दी गई है इसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 90,000। अब देखो इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया ना, कितने से डाउन हो गया? हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी थी, बट मार्केट में वैल्यू होगी 90,000। तो जो 10,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है ना बेटा, वो डाउन हो गया, रिड्यूस हो गया। तो बताओ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हुआ। तो देखो आईएफआर ना हम आज भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि बिजनेस कहेगी रिकॉन्स्टिट्यूशन में मेरे जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो आईएफआर को डेबिट कर देंगे 20,000 से। पर बिजनेस जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो बस एक बार चेक करेगी कि इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो अभी जो मैंने पिछला केस बताया था उसमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था, तो हमने डायरेक्ट सारा आईएफआर का प्रॉफिट किसके बीच में बांटा था? पार्टनर्स के बीच में। बट यहाँ पर बेटा हमें ना 10,000 का नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से रिड्यूस हो रही है। तो हम आईएफआर को ना, देखो आईएफआर तो हमने कितना बना रखा है? 20,000। तो हम अपने आईएफआर को रिड्यूस तो करेंगे 20,000 से, बिजनेस अपनी लायबिलिटी को कम करेगी, क्योंकि आईएफआर लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस होता है, बट आज जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये डेबिट होगा। और बिजनेस अपने आईएफआर को, जो ये 20,000 है, पार्टनर के बीच में जाने से पहले देखेगी इन्वेस्टमेंट में नुकसान तो नहीं हुआ, और क्योंकि यहाँ नुकसान हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स होते हैं, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है बेटा? डेबिट। पर जब एसेट रिड्यूस होते हैं ना तो वो क्रेडिट होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से? 10,000 से। अब आप एक बार बताओ, 10,000 से मेरा इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा है तो मुझे नुकसान हो रहा है ना, हो रहा है ना मुझे नुकसान, बट इस नुकसान को कौन झेलेगा? मेरा आईएफआर झेलेगा। ठीक है, आराम से झेल रहा है। देखो मेरा आईएफआर, आईएफआर में 20,000 रुपए पड़े हैं, बट मेरे इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ है 10,000 का। अब आप बताइए मेरा आईएफआर में अभी भी कितने बचे पड़े हुए हैं? 10,000। क्या करेंगे हम? बचे हुए आईएफआर को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ए बी सी जितने पार्टनर है सारे पार्टनर्स के बीच में हम बांट देंगे। बोलो क्लियर है? आंसर इज यस। बट अगर मान लीजिए लेट बी सपोज कि ऐसा भी हो सकता था कि मेरी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो हो सकती थी लेट बी सपोज 78,000। हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन्वेस्टमेंट मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कितना किया है? इन्वेस्टमेंट में किसी भी चीज़ में हो सकता है, शेयर हो सकता है, या डिबेंचर्स हो सकते हैं, या कोई बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, कहीं भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने बेटा, और आज मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है इसकी? 78,000। तो बताइए क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो रही है? हाँ, तो बताइए कितने से डाउन हो रही है? सर 22,000 से डाउन हो रही है।
बोलो हाँ कि ना। तो हमें इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा है, यस। तो देखो जो आईएफआर है ना हमारे पास, ये आईएफआर हम आज डेबिट करेंगे, करेंगे, यस करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे? 20,000 से। अच्छा, मुझे इन्वेस्टमेंट में कितने का नुकसान हुआ है? 22,000 का। एसेट के बैलेंसेस क्या होते हैं बेटा? डेबिटेड। पर जब एसेट रिड्यूस होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। तो ये देखो क्रेडिट हो गया। अब देखो इन्वेस्टमेंट में नुकसान कितना? 22,000 का। पर मैंने आईएफआर कितना बना रखा था? 20। तो 22,000 का जो नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट के घटने से, उसमें से तो 20,000 का नुकसान मेरा आईएफआर झेल लेगा। पर ओवर कितना हुआ लॉस? ओवर कितना हो गया? ओवर हो गया 20,000 का आईएफआर था, 22,000 का नुकसान हो गया। तो 2,000 का जो ओवर लॉस हो गया वो कौन झेलेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट झेलेगा। ओ तो सर अगर मान लो हमारे पास आईएफआर ही नहीं होता, मान लो होता ही नहीं आईएफआर, तो सर हम आईएफआर को फिर डेबिट नहीं कर रहे होते, मतलब आईएफआर बांट नहीं रहे होते। और तब अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होती 22,000 से, तो फिर सारा का सारा नुकसान पता है कौन झेलता? रिवैल्यूएशन झेलता। पार्टनर को ठेंगा कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि आईएफआर है ही नहीं। और खैर जो मैंने अभी जो मैंने अभी केस बनाया था कि आईएफआर हमारे पास कितना है? 20,000। और मुझे इन्वेस्टमेंट में कितने का नुकसान हो गया? 22,000। तो देखो यहाँ पर भी पार्टनर को ना कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डाउन होने से जो नुकसान हो रहा है ना, वो आईएफआर के रिजर्व से भी ज्यादा से हो रहा है। तो इसलिए जो ओवर लॉस होगा वो तो सीधा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। समझ में आई ना बात? पर पार्टनर को फिर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनर के लिए कोई रिजर्व भी नहीं बचा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा लॉसेस की, तो देखो प्रॉफिट्स तो आपको कहाँ दिखाई देते हैं? लाइबिलिटी साइड। ठीक है, जिसके बारे में हम ना पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने अच्छे से बता दिया। बट अगर मैं एसेट्स की बात करूँ तो एसेट साइड में हमारे पास कुछ लॉसेज होते हैं, जैसे ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स से, वैसे ही हमारे पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होते हैं। जैसे परचेज गुडविल, बैलेंस शीट के अंदर जो परचेज गुडविल होती है वो हमारा एक तरीके से लॉस बन जाता है, होता तो वो इंटेंजिबल एसेट है। पर इंटेंजिबल एसेट के ऊपर ना बेटा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है 26। वो हमें कहता है कि अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर परचेज गुडविल दिख रही है तो आपको उसे राइट ऑफ करना है, यानी खत्म करना है पार्टनर्स के बीच में। जब हम पार्टनर्स के बीच में से खत्म करते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल ना बेटा डाउन हो जाती है, तो एक तरीके से लॉस की तरह बन जाता है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो एक हो गया हमारे पास परचेज गुडविल, और तीन हो गया हमारे पास बेटा फिक्टिशियस एसेट। एग्जाम में आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्या गुडविल फिक्टिशियस एसेट होता है? नहीं, गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है। वो अलग बात है कि जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, लाइक चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो हम इसको राइट ऑफ करते हैं परचेज गुडविल को, वो बात अलग है। बट ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है, याद रखना। हमारे जो फिक्टिशियस एसेट होते हैं वो होता है पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। हो सकता है बेटा कि करंट ईयर में हमें लॉस हो या पिछले कई सालों से हमें लॉस हो रहा हो, तो पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस से यहाँ शो होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बेटा, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ एक्सपेंस हो जाते हैं, तो उस टाइम तो हमारा बिजनेस रनिंग फेज पे नहीं था, तो हम उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ नहीं कर पाए। पर ये एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए कि धीरे धीरे हम इन्हें राइट ऑफ कर रहे हैं, बट स्टिल अभी हमें बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, तो इन्हें राइट ऑफ करना है बेटा। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सबको पता है। बिजनेस को बेटा अपना एडवर्टाइज कराना पड़ता है, प्रोडक्ट्स का प्रमोशंस कराना पड़ता है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, है ना। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको एडवर्टाइज भी कराना पड़ता है। कभी कभी ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा बेटा बहुत भारी हो जाता है, तो हम इसको एक साथ ना राइट ऑफ नहीं कर पाते पीएनएल में। दैट्स वाई जितना राइट ऑफ नहीं कर पाए उतना ये बैलेंस शीट में दिखता है। तो प्रैक्टिकली ये ना हमारे एसेट नहीं होते, ये झूठ मूठ के एसेट होते हैं, फिक्टिशियस एसेट। बट राइट नाउ आज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पार्टनर की डेथ हो रही है, तो हमें ये देखना है कि हम इन आइटम्स का क्या करेंगे। तो हमें इन आइटम्स का कुछ नहीं करना, हमें इन आइटम्स को ना सबको राइट ऑफ करना है, यानी खत्म करना है। अब देखो प्रैक्टिकली है तो ये एसेट साइड, और जब हम इनको खत्म करेंगे ना, तो जितने भी एसेट्स हैं ये सब क्या हो जाएंगे? देखो एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, पर ये सब क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आकर क्रेडिट हो जाएंगे। देखो टू गुडविल, टू पीएनएल, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, टू डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। और ये नुकसान हम किसको दे देंगे बेटा? अपने पार्टनर्स को। और जब पार्टनर्स को आप नुकसान दोगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी थोड़ी। देखो यहाँ पे है ना, हम प्रॉफिट दे रहे थे पार्टनर्स को तो कैपिटल बढ़ रही थी, यहाँ पे ना हम लॉसेस वगैरह दे रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल ना घटेगी। तो जब पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी भी घटेगी, तो डेबिट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो यहाँ हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू पीएनएल, टू प्रीलिमिनरी एंड टू डेबिट। सर कौन से पार्टनर्स के बीच में बांटना है? अरे सब जो भी है, ए बी सी, सबके बीच में बांटना है। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट है ना जो क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो ये पुरानी बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट है। इसका हर एक आइटम कौन से रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में बटेगा। बोलो क्लियर हो गया?
आई होप सो कि मैंने आज आपको रिवोल्यूशन अकाउंट का रिवीजन भी करा दिया और मैंने आपको बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस का भी रिवीजन करा दिया। ठीक है ना एवरीवन बेटा, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वही है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिजीज पार्टनर, कि कैसे हम जो डिजीज पार्टनर है यानी डाइट पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर्स को, एग्जीक्यूटर यानी उसके नॉमिनीज को हम किस तरीके से अमाउंट पे करेंगे। तो पहले ना बेटा देखो, एग्जीक्यूटर्स को पे करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो डिजीज पार्टनर होता है यानी जो डाइट पार्टनर्स होता है उसका हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो जब हम ना बेटा प्रिपरेशन करते हैं डिजीज पार्टनर यानी डाइट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, तो बेसिकली ना उसमें 8 पॉइंट आते हैं। देखो अलग अलग हो सकते हैं, कोई 9 10 11 कितने भी पॉइंट डाल सकते हैं, बट मैंने इसे 8 पॉइंट में समेट के रख दिया। ठीक है, तो इसमें 8 पॉइंट्स आते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम बेटा देखो, जब डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें डालना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा बेटा। और जब आप क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पर दिया हुआ होगा कि हमारे पास जो डाइट पार्टनर्स का कैपिटल क्या है। जो भी कैपिटल होगा वो हम यहाँ पर अकाउंट में मेंशन करेंगे। दूसरा बेटा, हम रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस देंगे। ओके, जो भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस आएगा ऑब्वियसली बात है हम रिवोल्यूशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे। या तो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट से प्रॉफिट आएगा या तो हमारा लॉस आएगा। वो रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस हम अपने पार्टनर को यानी डाइट पार्टनर को दे देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ डाइट पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, बाकी सबका नहीं बनाना होता है। तो ये आपके लिए ना एक तरीके का रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमें ट्रीटमेंट करना है डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो लास्ट क्लास में बेटा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था, है ना, बताया था ना कि किस तरीके से डाइट पार्टनर को हम गुडविल दे सकते हैं, कैसे जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, तो वो हमने देखा था। तो तीसरा ट्रीटमेंट उसी का ही होता है कि हमें ट्रीटमेंट करना होता है डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। हमें डाइट पार्टनर को गुडविल पे करना होता है तो उसके कैपिटल में उसका ट्रीटमेंट करना है। तो थर्ड पॉइंट हमारा है। फोर्थ है हमारा बेटा टाइप्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन बैलेंस शीट। अभी बताया मैंने बेटा आपको कि बैलेंस शीट में ना हमारे पास 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं और 4 टाइप के लॉसेस होते हैं। तो इन प्रॉफिट और लॉस को हमें बांटना है डाइट पार्टनर के लिए बस। ठीक है, डाइट पार्टनर का जो भी इसमें शेयर होगा वो हमें निकालना है और हमें यहाँ पर बस राइट डाउन कर देना है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दे देंगे पार्टनर को बैलेंस शीट के अंदर से, और लॉस होगा तो लॉस दे देंगे बैलेंस शीट के अंदर से डाइट पार्टनर को। क्या दिक्कत है। फिफ्थ पॉइंट पे बेटा हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर गिवन टू डिजीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो बेटा जो भी अप टू द डेट ऑफ डेथ का उसका प्रॉफिट आता है यानी करंट ईयर में, प्रेजेंट ईयर में वो कुछ महीने लिव करके बोलते हैं ना डाइड हो जाता है, लाइक 3 मंथ 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स। तो हम उस 3 4 5 मंथ्स का क्या निकालते हैं प्रॉफिट, वो भी आपको पता है टाइम बेसिस से निकालते हैं, टर्नओवर बेसिस से निकालते हैं। तो जिस भी बेसिस से आप निकालो, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो बेस हमें फॉलो करना पड़ेगा, टाइम या टर्नओवर। तो उससे ना हम उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जो भी प्रॉफिट हम निकालेंगे वो हमें अपने पार्टनर को यहाँ पर देना पड़ेगा। बेसिकली जो हम देंगे वो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से देंगे अगर हमारा रिमेनिंग रेशो सेम रहता है। याद है आपको, अगर ए बी सी हमारे पास 3 पार्टनर है, सी डाइड हो रहा है, रेशो इनके बीच में 3:2:1 है और क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है, तो जो रिमेनिंग रेशो है वही न्यू रेशो हो जाएगा। और अगर ये सिनारियो है तो फिर हम जो प्रॉफिट देते हैं वो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से ही देते हैं। बट अगर न्यू रेशो क्वेश्चन में ए और बी का ऑल टुगेदर डिफरेंट ही दे रखा है, लाइक 2:1, तो फिर हम इसी प्रॉफिट को हम डाइट पार्टनर को तो देते हैं पर पीएनएल सस्पेंस से नहीं देते, फिर गेनिंग पार्टनर्स के थ्रू देते हैं, गेनिंग रेशो के थ्रू देते हैं। किसको, डाइट पार्टनर को। तो हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन तो हमने करा ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट हमारा है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ निकालो, चाहे टाइम बेसिस चाहे टर्नओवर बेसिस से, और यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करो। सिक्स पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसका बनता है बेटा 3 महीने 4 महीने 5 महीने का, वो हमें उसे दे देना है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह कभी कभी सैलरी भी दे सकते हैं, है ना, कभी कभी कमीशन भी दे सकते हैं, तो वो इसी पॉइंट में आप डाल सकते हो। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन जो भी है वो हम यहाँ पर पार्टनर को देंगे, वो 6 पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो सर आपने इंटरसम कैपिटल तो बताया नहीं। अरे आपको याद है इंटरसम कैपिटल मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया था, बताओ हाँ कि ना। जब मैं आपको ये टाइमलाइन समझा रहा था, अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था डेथ ऑफ पार्टनर का, तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो कुछ महीने जिया है तो उतने महीने का हम क्या निकाल कर देते हैं इंटरसम कैपिटल। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, पर टेंशन मत लो बेटा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना हम क्वेश्चन से ही निकालना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। बस क्वेश्चन देखते रहना, जो जो मैं करा रहा हूँ आपको आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आ जाएगा। 7th पॉइंट पे बेटा ड्राइंग होता है। अगर किसी पार्टनर ने बेटा सॉरी अगर डाइड पार्टनर ने अगर प्रेजेंट ईयर में जितने भी महीने अगर वो जिया है उतने महीने अगर उसने ड्राइंग करी है, कुछ अगर बिजनेस का उसने पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज, तो वो ड्राइंग बेटा हम उसके कैपिटल से लेस कर देंगे और फिर ड्राइंग के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लेंगे डाइट पार्टनर से। तो कैसे लेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करके। तो ड्राइंग दे रखी है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो ये 8 पॉइंट है बेटा जिनका आपको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो पहले तो ओपनिंग कैपिटल, फिर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, तीसरे में आता है डिजीज पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चौथा होता है लुकआउट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखो प्रॉफिट या लॉस तो नहीं है। 5th पॉइंट में आता है बेटा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। 6th में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी दे रखा है क्वेश्चन में वो हमें देना होता है। फिर 7th पॉइंट में हमारा आता है बेटा ड्राइंग, और 8th लास्ट पॉइंट में आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपने इसे इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, और ये आटो की आटो चीजें हैं। बड़े मजे की बात है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग पहला लेक्चर दिया था तो ही बता दिया था बेटा कि हम अपने पार्टनर को मैक्सिमम इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर देखा जाए तो ओपनिंग कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से कॉपी करना है, पेस्ट करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकालना ये आपको आराम से आता है, मैंने थोड़ा थोड़ा अभी आपको अकाउंट भी बता दिया, दोबारा से क्वेश्चन में आएगा, देख लेंगे कि रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, बट आई होप सो कि सबको निकालने आता होगा। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, ये मैंने अपना प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, बट ये सेम है रिटायरमेंट की तरह ही है। तो डिजीज पार्टनर को गुडविल कैसे देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से दे देंगे गेयरिंग रेशियो में, ठीक है। 4th पॉइंट में क्या है, बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट लॉस होते हैं उनको भी हम डाइट पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5th में बेटा हम प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ निकालेंगे, इसकी मैंने स्पेशल क्लास दी है बेटा आपको, है ना, शायद 3rd क्लास है मेरी डेथ ऑफ पार्टनर की, आप जाके प्लेलिस्ट में देखना। तो डेथ ऑफ पार्टनर में जो मैंने तीसरा लेक्चर दिया है वो इसी का दिया है कि प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस से कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम निकाल लेंगे क्योंकि हम पढ़कर आ चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना ही हम क्वेश्चन में ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग का भी कंसेप्ट हम क्वेश्चन में ही देख लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कंसेप्ट हम क्वेश्चन में ही देख लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो ये 8 चीजें आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं। अब फिर जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं बेटा, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 8 चीजें आती है, पर दिखता कैसे है? तो देखो जो भी पार्टनर डाइड हो रहा है ना, जो भी पार्टनर डाइड हो रहा है, तो हम उसका फॉर्मेट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट कैसे बनता है, जो भी डिजीज पार्टनर है आपको पहले लिखना है, जैसे मान लो सीज पार्टनर डाइड हो रहा है तो लिखना है सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सीज कैपिटल अकाउंट, दो साइड्स होंगी, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ओके। आपका बेटा क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी। 11th से ही पढ़ते आ रहे हो, ओनर जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी होती है, बिकॉज बिजनेस एंड बिजनेस मैन इट्स ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो अलग अलग होते हैं। इसलिए जो भी कैपिटल ओनर लगाता है वो बिजनेस के लिए क्या होती है बेटा, लाइबिलिटीज, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल याद है ना, फर्स्ट पॉइंट इज योर ओपनिंग कैपिटल। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या था, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, है ना, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, ये भी आप आराम से दे सकते हो। देखो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दोगे, लॉस है तो लॉस दोगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल क्योंकि लायबिलिटी होता है बेटा बिजनेस के लिए, तो आप पार्टनर्स के अकाउंट में जितनी चीजें ऐड करते जाओगे ना, बिजनेस के लिए लायबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि डाइट पार्टनर का अकाउंट उतना बढ़ता चला जाएगा। मानते हो बात? तो उसकी जो कैपिटल है ना ओपनिंग, वो तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है ही, और अगर रिवोल्यूशन से क्या आया है बेटा प्रॉफिट, तो उससे उसका अकाउंट बढ़ेगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड बाय रिवोल्यूशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। और अगर लॉस है तो लॉस की वजह से ना बेटा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, और जब कम होगा ना बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट की वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देंगे। तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो देखो जो भी ना गेनिंग पार्टनर्स होंगे, जो भी गेन कर रहे होंगे, लाइक ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं और सी डाइड हो रहा है, तो जो ए और बी है ना वो गेनिंग पार्टनर्स कहलाएंगे, क्योंकि सी अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, तो सी का शेयर किसको मिल जाएगा, ए और बी को।
तो प्रैक्टिकली फ्यूचर में ए और बी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ए और बी गेनिंग पार्टनर्स हैं, तो गेनिंग पार्टनर्स ना बेटा पर्सनली किसको दे देते हैं, डाइट पार्टनर्स को देते हैं। तो जब डाइट पार्टनर्स को गुडविल मिलेगी, है ना, क्योंकि डाइट पार्टनर ने देखो पूरी मेहनत करी थी जब वो जिंदा था, जब वो लिव कर रहा था पार्टनरशिप फर्म में, तो उसने पूरी मेहनत करी, पूरे एफर्ट्स दिए, बिजनेस की रेपुटेशन को बढ़ाया बेटा, है ना। तो ऐसे में बेटा बिजनेस को आगे बढ़ाने में तो डाइट पार्टनर ने अपना पूरा पूरा एफर्ट दिया, पूरा पूरा मेहनत किया। तो आज जब उसकी डेथ हो रही है तो उसको ना गुडविल हम देंगे। जो भी आज पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है उसमें हमारे डाइट पार्टनर का भी हिस्सा है, तो उसको गुडविल मिलेगी, पर देगा कौन, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स। तो लाइक अगर गेन कर रहे हैं ए और बी तो हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल और लिखेंगे बाय बीस कैपिटल, ऐसे करके जो भी इनकी गुडविल आ रही होगी वो दे देंगे। हमने अब आप पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से देखा भी था कि गेनिंग पार्टनर कैसे गुडविल देते हैं डाइट पार्टनर को, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं, थर्ड पॉइंट हो गया। अच्छा देखो, अगर गेनिंग पार्टनर डाइट पार्टनर को गुडविल दे रहे हैं तो डाइट पार्टनर ले तो रहा है ना गुडविल किससे, गेनिंग पार्टनर से। हम मानते हैं कि डाइट पार्टनर जो है वो डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, बट सोचो ना, अगर गेनिंग पार्टनर्स डाइट पार्टनर्स को गुडविल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाइट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से गुडविल ली भी तो जा रही है ना गेनिंग पार्टनर से, बट हम ना गेनिंग पार्टनर्स का अकाउंट रिड्यूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना हम गेनिंग पार्टनर्स का अकाउंट बना ही नहीं रहे, ए और बी का कैपिटल अकाउंट यहाँ बन ही नहीं रहा, तो हम रिड्यूस कैसे करेंगे। जैसे रिटायरमेंट होता था तो बेटा रिटायरमेंट में ए और बी गुडविल देते थे सी को, मान लो सी रिटायर्ड होता तो सी को गुडविल देते थे, बट सी गुडविल लेता भी था ए और बी से, तो हम ए और बी की कैपिटल अकाउंट में रिड्यूस भी करते थे। बट यहाँ कैसे करें, यहाँ पर तो हमारा सिर्फ और सिर्फ डाइट पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बन रहा होता है। दैट्स वाई बेटा यहाँ पर बस हमें गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू डाइट पार्टनर्स को बस गुडविल दे देनी है, पर गेनिंग पार्टनर से गुडविल लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनका अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं हो रहा। अगर बना रहे होते तो ऑफकोर्स उनका कैपिटल अकाउंट हम रिड्यूस भी करते, क्योंकि गेनिंग पार्टनर गुडविल दे रहे हैं डाइट पार्टनर को, तो डाइट पार्टनर गुडविल ले भी रहा है किनसे, गेनिंग पार्टनर से। क्लियर है, तो आंसर इज यस। फिलहाल गेनिंग पार्टनर से लेकर हम किसको दे देंगे, डाइट पार्टनर को, तो बस सिंगल ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर एक ही, ठीक है। चलो थर्ड ये हो गया, क्लियर हो गया, थर्ड ये हो गया। फोर्थ है हमारा लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाकर आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व दिखेंगे, है ना, दिखाई देंगे। कहाँ गई, ये रहे, देखो मैंने अभी पढ़ाया था ना आपको, चार टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं, तो जो भी प्रॉफिट्स आपको दिख रहे हैं वो आपको पार्टनर्स के बीच में बांट देना है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में बांट देना जो भी प्रॉफिट्स आपको दिख रहा है, ठीक है। तो दो प्रॉफिट्स हमारे फ्री हैं, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इनको तो आप सीधा ही बांट दोगे डाइट पार्टनर के बीच में। बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर पे थोड़ा ध्यान रखना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ध्यान रखना है क्लेम तो नहीं आया, और आईएफआर में देखना है कि इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस तो नहीं हुआ, हुआ है तो उतना रिजर्व लेस कर दो, अगर बच रहा है तो वो पार्टनर के बीच में बांट दो, ठीक है। नहीं बच रहा है तो फिर आप पार्टनर को बांट ही नहीं सकते कुछ। तो वही वाली बात है, अगर प्रॉफिट्स दिख रहे हैं जनरल रिजर्व पीएनएल बांट दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आईएफआर दिख रहे हैं तो देख लो कोई क्लेम वर्कमैन में आया तो नहीं रिजर्व में, और कोई इन्वेस्टमेंट में लॉस तो नहीं आया, लॉस आया तो फिर उतना अमाउंट उतना क्लेम आप अपने रिजर्व से लेस करोगे, और तब जो बचेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आईएफआर में वो आप अपने पार्टनर को यहाँ पे बांट दोगे। मेरा कहने का मतलब है बैलेंस शीट के अंदर चार प्रॉफिट हैं, चारों प्रॉफिट को आपको यहाँ पर बांटना है। दो प्रॉफिट को आप फ्रीली बांट सकते हो, पर नीचे के जो दो प्रॉफिट थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड आईएफआर, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कोई क्लेम या कोई लॉस तो नहीं आया, अगर आया है तो लेस कर दो, और बाकी बचा हुआ अगर रिजर्व है आईएफआर और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में तो यहाँ बांट दो, ठीक है। अच्छा फिर आता है हमारे पास फोर्थ ही पॉइंट में, लॉस भी तो हो सकता है ना भाई। बैलेंस शीट में हमारे पास चार टाइप के लॉस भी हो सकते हैं, और वो लॉस क्या आते हैं, गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो अगर हम ये लॉस बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होती है, तो देखो हमने यहाँ पर लॉस भी बांट देना है। और अगर हम लॉस बांट रहे हैं तो टू एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी उन लॉसेस के नाम लिखने हैं टू करके, और जितना जितना डाइट पार्टनर का शेयर है उन लॉस में वो हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। बोलो क्लियर है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या निकालेंगे बेटा, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, जो हम उसे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से देते हैं। मोस्टली हम पीएनएल सस्पेंस के अकाउंट के नाम से ही देते हैं, बट अगर हमारे क्वेश्चन में एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ऑल टुगेदर बिल्कुल न्यू दे रखा है, अलग ही दे रखा है, तो फिर हम पीएनएल सस्पेंस से नहीं, बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो भी पार्टनर्स गेन कर रहे होंगे फिर वो प्रॉफिट दे देंगे हमारे बोलते हैं ना कि डाइट पार्टनर को। बट फिलहाल वो बहुत रेयर होता है, मोस्टली न्यू रेशो कम ही दिया रहता है बेटा। तो जो रेशो आपका ए और बी लाइक तीन पार्टनर्स थे, 3:2:1, सी डाइड हुआ, तो जो ए और बी के बीच में रेशो बचा है यही न्यू रेशो रहता है।
इसलिए ज़्यादातर ट्रीटमेंट ना P&L सस्पेंस में ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई न्यू रेशो जल्दी से यहाँ पे गिवन नहीं होता। तो इसलिए मोस्टली जो हम प्रॉफिट देते हैं अप टू द डेट ऑफ डेथ वो P&L सस्पेंस अकाउंट के नाम से देते हैं। बट अगर मान लो रेशो चेंज हो गया, न्यू रेशो, तो फिर गेनिंग पार्टनर्स के थ्रू आप प्रॉफिट दे दोगे डाइट पार्टनर को। कैसे देते हैं वो मैंने आपको समझा भी रखा है जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ का। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत है तो आप वो क्लास दोबारा से पढ़कर आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ है। तो प्रॉफिट दे रहे हैं ना बेटा पार्टनर को, तो प्रॉफिट देने से बेटा ऑब्वियसली बात है उसका अकाउंट बढ़ेगा डाइट पार्टनर का, तो क्रेडिट ही साइड आएगा। फिर उसके बाद बेटा हमारा बोलते हैं ना सिक्स्थ पॉइंट है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, जितने भी महीने वो लिव करा था, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, उतने महीने का अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो तो उससे ना अकाउंट बढ़ता है बेटा पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट ही होगा। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट में बेटा आता है आपका ड्राइंग। ठीक है, और ड्राइंग अगर किसी पार्टनर ने करी है, यहाँ पर तो बेटा हमारा डाइट पार्टनर से ही रिलेशन है, तो अगर डाइट पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है 3 4 5 महीने, जितने महीने भी वो जिया था, अगर उतने महीने में उसने ड्राइंग करी है, तो वो ड्राइंग का अमाउंट हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल से लेस कर देंगे, क्योंकि वो बिजनेस का पैसा लेकर गया था फॉर पर्सनल यूज। बट आज जब वो डाइड हो रहा है तो वो पैसा बेटा उसके कैपिटल से क्या कर दिया जाएगा, लेस। और उतने ही महीने का क्या निकाल लिया जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर से लिया जाता है, यानी यहाँ पे डाइट पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, पार्टनर्स के उस डाइट पार्टनर्स के कैपिटल को लेस करके। तो ड्राइंग की वजह से भी पार्टनर का कैपिटल लेस होता है डाइट पार्टनर का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से भी बेटा डाइट पार्टनर्स का कैपिटल लेस होता है। तो ये आपका 8th पॉइंट हो गया। तो देखो खत्म होगी ना बात। बस याद रखना बेटा, मैं बार बार बता चुका हूँ, अगर क्वेश्चन में सैलरी दिया है, क्वेश्चन में कमीशन दिया है, तो ये भी ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ही जोड़ सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सबका ट्रीटमेंट यही होगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। तो आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं जो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा सकते हैं, 8। और आठों पॉइंट्स को हम कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। आफ्टर दैट बेटा जैसे आठों के 8 पॉइंट आप यहाँ पर डालोगे, तो आप ये देखोगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी अकाउंट है एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड पे नजर आएगी और डेबिट साइड लोअर साइड पे नजर आएगी। मान लो आपने क्रेडिट के सारे आइटम्स प्लस करे और ये 1 लाख आया, और डेबिट के आपने सारे आइटम प्लस करे तो ये 80,000 आया। मान लो 2 मिनट के लिए तो आप मुझे बताओ डेबिट में कितना बैलेंस बच रहा है, 20,000। देखा जाए तो ना ये कैरी डाउन बैलेंस आता था, चेंज इन PSR में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, ये कैरी डाउन बैलेंस आता था। बट हम इसको आज कैरी डाउन नहीं लिख रहे हैं, हमारा पार्टनर डाइड हो रहा है बेटा, अब वो पार्टनर नहीं रहा फर्म में, तो हम जितना भी इसका बैलेंस आता है ना बेटा, ये 20,000 या जो भी आएगा आपका, ये अमाउंट हम पे करेंगे डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट को। यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या लिख देंगे बेटा, एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, तो जो भी बैलेंस आएगा वो हम अमाउंट पे करेंगे किसको, बोलते हैं ना कि डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर। ठीक है, ये बैलेंस फिर कल के दिन कहाँ ट्रांसफर होगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर अकाउंट बेटा मैं क्वेश्चन में ही समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से बनाते हैं। सिर्फ 1 2 लाइन का ही अकाउंट बनता है, ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं बनता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। मेन ताकि आपको डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। बोलो क्या आ गया, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आंसर इज यस। तो इसी के साथ में बेटा देखो मैंने आज आपको बता दिया कि डिजीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, कितनी चीजें इस अकाउंट में आती हैं, अकाउंट में चीजें कैसे प्लेस करते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में जब आप मुझे मिलोगे बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, जहां पर हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से हम अपने डाइट पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी डाइट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर उनके एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज आपने घर में जाना है और इन सारे टॉपिक्स का क्या करना है, रिवीजन। तो मुझे लगता है कि अगर आप कॉपी करना चाहो तो ये वीडियो पॉज कर आप ये सब कॉपी कर सकते हो। रिवोल्यूशन अकाउंट तो आपने पढ़ा हुआ है बेटा, इसको क्या ही कॉपी करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आप पहले ही पढ़ चुके हो, इसको आप क्या ही कॉपी करोगे बेटा। अगर कोई कॉपी करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकता है। ये बेटा डिजीज पार्टनर का अकाउंट, डिजीज पार्टनर का अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाएंगे, तो इसमें 8 चीजें जो हम डालेंगे इसको आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और अकाउंट में कैसे प्लेस करेंगे इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। तो देखो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पर स्टे किया है, वीडियो पॉज करो नोट कर लो। ठीक है, चलो। तो नाउ एवरीवन बेटा, इसी के साथ बेटा मैं आज का अपना लेक्चर जो है ख़त्म करता हूँ, और मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर बेसिकली मैं अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। और
हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से हम फुल फ्लैच क्वेश्चंस कर सकते हैं, जहाँ पे हम वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, यानी पर्टिकुलरली यहाँ पर डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक अकाउंट यहाँ पर एक्स्ट्रा बनेगा डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बेटा हम बनाएंगे यहाँ पर एग्जीक्यूटर का अकाउंट, वो हम अपना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फुल फ्लैच क्वेश्चन के ऊपर होगा, जहाँ पे हम प्रॉपर काम करेंगे। वंस अगेन आई एम सेइंग, वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये चारों चीजें हम प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट मेरे बच्चे याद रखना, यहाँ पर आपको कैश बैंक अकाउंट नहीं बनाना होता, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर नहीं करनी होती, क्योंकि यहाँ पर ना देखो आप सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हो। तो जब आप सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हो, तो बचे हुए जो पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स, उनका आपको बैलेंस ही नहीं पता चल रहा है कैपिटल का। तो आप ना वो कैपिटल बैलेंस शीट में पुट ही नहीं कर सकते उनके रिमेनिंग पार्टनर्स की, जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे। तो यहाँ ना फिर इंफॉर्मेशन का अभाव हो जाता है बेटा, इसलिए ना यहाँ पर पर्टिकुलरली फिर हम बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। तो देखो, बैलेंस शीट नहीं बनाना, कैश बैंक नहीं बनाना, तो यहाँ ना आप बच गए, यहाँ रिलैक्सेशन मिल गया आपको थोड़ा। बट यस, वर्किंग नोट बनेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट बनेंगे, डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, और डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटिव अकाउंट को भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो वो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड बेटा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने क्लासमेट्स के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही होना था।